हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सौर मंडल, ठीक है ना, यानी कि सोलर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी है, ठीक है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हम वो सारे तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, तो सौर प्रणाली की हम बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? कॉपरनिकस के द्वारा ये खोज की गई थी। इनकी एक बुक थी, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा बुक का, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फेयर्स। ठीक है, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फेयर्स, ये जो इनकी बुक थी इसमें इन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? ये पोलैंड के थे, ठीक है ना। एक पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया था कि जो सूर्य है ब्रह्मांड का केंद्र है, और सारे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, सारे इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसका सेंटर किसको बताया था इन्होंने? सन को बताया था। और ये जो थ्योरी थी इनकी, इसको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या फिर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से बताना है कि कौन सा जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो निहारिका यानी कि नेबुला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेबुला, ये जो है सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। इससे आपको याद क्या रखना है? इट इज़ जस्ट अ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इन दी स्पेस। ठीक है, स्पेस में एक क्लाउड जो बहुत सारी गैसेस कंटेन करता है और डस्ट पार्टिकल कंटेन करता है, यानी कि धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा वाली जो गैसेस हैं वो इसमें उपस्थित होती हैं। इन सब से कंबाइन होकर क्या निहारिका यानी कि नेबुला बना होता है। बाकी हम इन तीन की बात कर लें, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और ग्रह। तो ये क्या होते हैं? शुद्ध ग्रह मतलब क्या? एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाओं के बीच में, ठीक है ना, कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको शुद्ध ग्रह या फिर एस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर है सबसे पहले क्या है? सन से हम जो प्लैनेट्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए पहले कौन सा है। तो पहले कौन सा आता है? बुध आता है। ठीक है, बुध आता है, फिर बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। ठीक है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। जुपिटर के बाद क्या आता है? सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो जो जुपिटर जो है, जुपिटर और ये मार्स है और ये जुपिटर है, तो इनके बीच का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में जो कुछ हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? शुद्ध ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम धूमकेतु की बात करें। धूमकेतु मतलब क्या? कॉमेट। तो ये क्या होते हैं? तो सौरमंडल का जो छोर है उस पर बहुत ही छोटे छोटे कई सारे, मतलब नंबर्स में हम देखें तो अरबों जो पिंड हैं वो प्रेजेंट है, विद्यमान है, तो उनको धूमकेतु बोला जाता है या फिर पुच्छल तारे बोला जाता है। ठीक है, और ग्रह की हम बात करें तो ओवरऑल ग्रह के बारे में तो हमको पढ़ना ही है। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उनका जो शेप है, हम कहें गोल, उनका जो स्वरूप होता है, उसके लिए उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। ठीक है ना, उनके आसपास कोई और खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं ग्रह होने की, प्लैनेट होने की। ठीक है, 2006 का जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ठीक है, IAU है, उसका 2006 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो प्लूटो है, ठीक है ना, प्लूटो को एक ग्रह की हम कहें उससे बाहर कर दिया गया था। उसको क्या बना दिया गया? ये क्या है? अब ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, यानी कि एक बोना ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्या है? एक नेबुला है। ठीक है, मैं बात की थी निहारिका जो है ये एक नेबुला है। तो एक बड़ा सा क्लाउड है जो डस्ट और गैस पार्टिकल कंटेन करके बना हुआ है।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। नेक्स्ट देखते हैं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो हम बात करें तारामंडल की, तो तारामंडल क्या होता है? तारामंडल यानी कि तारों का समूह, ठीक है ना। तारामंडल यानी कि तारों का समूह। तो नंबर ऑफ तारामंडल कितने हैं? तो 89 है, ठीक है ना। ये आप बात कर सकते हैं कि जो स्पेस का जो एरिया है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो वो कितने ग्रुप्स में है? 89 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो जो विस्फोटी तारा है ब्रह्मांड में वह क्या कहलाता है? अभिनव तारा, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा यानी कि अभिनव तारा। ये इसमें एक भयंकर सा विस्फोट होता है और इसकी जो रेडिएशन है कुछ टाइम के लिए गैलेक्सी को भी धुंधला कर देती है। जो आकाशगंगा होती है, जो गैलेक्सी होती है, उसको भी धुंधला कर देती हैं इसकी रेडिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये भी कौन है? कोपरनिकस। क्योंकि इन्होंने ही जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में बताया, सौर प्रणाली के बारे में बताया कि जो सन है वो सेंटर है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है ना, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी सन। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ये एक डेट है। कौन सी डेट को? जो नॉर्वे है, ठीक है ना, नॉर्वे में सन दिखाई देता है रात में। तो वो कौन सी डेट है? 21 जून, 21 जून के दिन रात में नॉर्वे में सन दिखाई देता है। क्यों देता है? कि जो नॉर्वे है वो कहाँ लाई करता है, कहाँ पर है? तो आप सबको पता होगा कि जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है ना, जो आर्कटिक वृत्त है उसमें नॉर्वे का आधा पार्ट आता है। नॉर्वे जो है कंट्री है यूरोप की, उसका आधा पार्ट किस में आता है? आर्कटिक सर्कल में आता है। और जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर जो मिड मई से लेके, ठीक है, मिड मई से लेके मिड जुलाई तक 24 घंटे तक जो है सन दिखता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर आधी रात में 21 जून को सन दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक किसके बीच की दूरी को कहा जाता है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को, ठीक है ना। पृथ्वी से लेके जो सन तक की जो डिस्टेंस है जो कि अप्रॉक्स 150 मिलियन है, इसको क्या खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य रात्रि सूर्य से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। तो मध्य रात्रि सूर्य से तात्पर्य ये है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ठीक है ना। ध्रुवीय वृत्त कितने हैं? 2 हैं। ऊपर का जो है कौन सा है? आर्कटिक है, ठीक है ना। जो अर्थ है यहाँ ये है आर्कटिक है और ये कौन सा है? अंटार्कटिक है। तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या हो रहा है? कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो इनमें से कौन सा एक तारा है? तो वह है सूर्य। क्योंकि पृथ्वी और शुक्र जो है ये क्या है? प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, और चंद्रमा जो है उपग्रह है किसका? पृथ्वी का, ठीक है। सूर्य जो है एक, हम बात कर रहे हैं क्या है? तारा है, ठीक है। और सूर्य के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है और ये हमारी कौन सी गैलेक्सी? मंदाकिनी गैलेक्सी में है, ठीक है। जो गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी, उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। एक कोने में सिचुएटेड है, ठीक है। और सूर्य की हम बात करें तो पृथ्वी से कितने दूरी पे है? लगभग 150 मिलियन, ठीक है ना। और इसके सरफेस का यानी कि बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। मतलब सन की जो आउटर लेयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस पर लगभग कितना टेम्परेचर होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो जो सन है, सन में सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है हाइड्रोजन, लगभग 71%। उसके बाद जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो किसका है? हीलियम का है, ठीक है ना। अप्रॉक्स 26.5% हीलियम इसमें पाया जाता है। बाकी 2.5 अन्य तत्व होते हैं इसमें, ठीक है। और टेम्परेचर की हमने बात कर ली, बाहरी सतह का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो जो सनलाइट है वो अर्थ पर आने में लगभग कितना टाइम लेती है, तो 8.3 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट और 3 सेकेंड। ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, और काफ़ी सारी बुक्स में जो आपको मिल जाएगा वो 8.16 सेकेंड। तो ये वरी करता है, बट मिनट अगर आप याद रखेंगे तो सेकेंड्स जो है कहीं भी एक्यूरेट है नहीं। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ऑप्शन में यही अवेलेबल था, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। मिनट आप 8 याद रखेंगे और आपको ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो कौन सा ग्रह, ग्रह क्या यानी कि प्लैनेट, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है उपग्रह है पृथ्वी का। तो कौन सा प्लैनेट है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, तो वह कौन सा है, बुध है। ठीक है ना, बुध यानी कि मरकरी। ये जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक में है, और हम बात करें ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है क्योंकि ये सबसे पास में है। ठीक है ना, और ये सबसे पास में है इसलिए ये सूर्य की परिक्रमा जल्दी पूरी कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो 2 ऐसे प्लैनेट हैं, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। तो वह कौन से हैं, वह हैं बुध और शुक्र। ठीक है ना, बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। और अगर हम बुध के बारे में तो मैंने बता ही दिया है आपको, शुक्र की हम बात करें यानी कि वीनस, तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। ठीक है ना, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है, शाम का तारा और सुबह का तारा इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। और शुक्र और बुध यानी कि मरकरी और वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और सबसे ज़्यादा पास में होगा। एक बार फिर से मैं ऑर्डर आपको बताती हूँ, ये सन है। सन से हम डिस्टेंस देखते हैं तो पहले कौन सा आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो सबसे पास में होगा वो सबसे ज़्यादा कम समय लेगा, यानी कि मरकरी जो है सबसे ज़्यादा कम समय लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वीनस यानी कि जो शुक्र है उसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है। तो ऑब्वियसली उसका जो शेप साइज़ कुछ होगा, कुछ आइडेंटिकल होगा अर्थ के जैसा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी की ट्विन सिस्टर बोला जाता है, जुड़वा बहन बोला जाता है। और इसका आकार भी लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। ठीक है ना, और इसको सुबह का तारा और शाम का तारा बोला जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र यानी कि वीनस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास में ही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अन्य ग्रहों के विपरीत, ठीक है ना, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त चक्रण करता है। ठीक है ना, दक्षिणावर्त चक्रण ये करता है। बाकी के जो ग्रह हैं, ठीक है ना, बाकी के जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो क्या पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। तो ये कौन सा है, शुक्र, बता दिया है मैंने आपको। और अब हम ये देख लेते हैं जो सिचुएशंस हैं सबकी। तो ये आप देख सकते हैं क्या है, सन है, सन के बाद फर्स्ट क्या है, मरकरी। तो मरकरी क्या है, सबसे छोटा है, सबसे कम टाइम में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है अवेलेबल है, इसलिए ये इसका क्या है, हम कहें विशिष्ट गुण है। ठीक है ना, और इसके बाद क्या है, वीनस, वीनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र जो है अर्थ के सबसे ज़्यादा पास में है, इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर बोला जाता है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड नंबर पे है जो अर्थ है हमारी, तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, मार्स है।
ठीक है। तो मार्स को क्या लाल ग्रह बोलते हैं, इसका रंग लाल क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। तो और इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, एस्टेरॉइड्स की हमने बात की थी। ठीक है, शुद्ध ग्रह की हमने बात की थी। तो ये मार्स है और ये जुपिटर है, और मार्स और जुपिटर के बीच में आप देख सकते हैं ये क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं, शुद्ध ग्रह हैं। ठीक है। और जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, और ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटे लेता है। ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। और इसका जो एक उपग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, जुपिटर के ही हैं, बृहस्पति के हैं, और इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, तो सैटर्न आता है। ठीक है। सैटर्न के बाद यूरेनस, सैटर्न यानी कि शनि और यूरेनस यानी कि अरुण। इसके बाद जो नेपच्यून है वो आता है, नेपच्यून को क्या बोलते हैं, तो नेपच्यून क्या है आपका, वरुण। ठीक है। सबसे लास्ट में है और इसको ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सन की जो है रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक परिक्रमा लगाने में सबसे ज़्यादा समय इसको लगता है। और प्लूटो जो है वो आप देख सकते हैं, इसको क्या एक ड्वार्फ प्लैनेट 2006 में डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ठीक है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई थी। और जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। बता देती हूँ मैं आपको, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो रॉबर्ट पियरी ने इसकी खोज की थी, और जो एमंडसेन थे उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो तारे पूर्व से पश्चिम में क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। और जो शुक्र और अरुण है, ठीक है ना, शुक्र और अरुण जो हैं वो सिर्फ क्या हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले हैं। बाकी के जो सारे हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ब्लू प्लैनेट किसको बोला जाता है, पृथ्वी यानी कि अर्थ को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि यहाँ पर पानी है, इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है। अर्थ जो है अपनी खुद की एक्सिस पर रोटेशन करती है, जिसको क्या बोला जाता है, घूर्णन बोला जाता है, या फिर दैनिक गति बोला जाता है इसी को, जिसमें ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसको हम रफली 24 आवर्स बोल देते हैं, एक चक्कर पूरा इतने दिन में ये लगाती है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितने दिन लगते हैं, तो 365 लगते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, तो ये 3rd नंबर का है। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर अर्थ है। ठीक है ना। और पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो किस कारण से होते हैं, अपनी एक्सिस पर ये झुकी हुई है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है। ठीक है ना, इस वजह से इस पर क्या ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और इसको नीला ग्रह कहा जाता है, और इसका जो शेप है, बनावट है, वो आइडेंटिकल है किसके, शुक्र के। ठीक है ना। ये देख सकते हैं हम, ब्लू प्लैनेट हमारी अर्थ स्पेस से देखने पर ऐसा दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी स्थित है। तो अब तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा पृथ्वी कहाँ पर स्थित है। तो पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। सन के बाद क्या आता है, बुध आता है। ठीक है, फिर शुक्र आता है, फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, फिर क्या आता है, शनि आता है, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमारी जो अर्थ है वो किस किस के बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है, जिसको क्या बोला जाता है, उपसौर या फिर पेरिहीलियन बोला जाता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जब दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर यानी कि एक कॉर्नर पर क्या होता है, सन होता है, और जब जो अर्थ है उस सन के सबसे ज़्यादा पास में होती है, उसको क्या उपसौर कहते हैं, और ये पेरिहीलियन बोला जाता है। ये कंडीशन कब होती है, 3 जनवरी को। ठीक है ना। जो हम बात करें डिस्टेंस लगभग 14.70 करोड़, ठीक है ना, 14.70 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो सेम सिचुएशन, अपोजिट सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। कैसी कि पहले हमने देखा 3 जनवरी को ये सबसे ज़्यादा पास में है, और सबसे ज़्यादा दूरी पर ये कब होता है? तो ये होता है 14 जुलाई को। मतलब सन और अर्थ के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस 4 जुलाई को होता है, ठीक है ना। सन और अर्थ के बीच में सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है वो 4 जुलाई को होता है, अप्रोक्स 15.21 करोड़, ठीक है ना। 21 करोड़ किलोमीटर, वो भी किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर है। तो इसको क्या बोलते हैं? अपसौर यानी कि एपेहीलियन बोलते हैं, उसको पेरिहीलियन बोल रहे थे जब डिस्टेंस सबसे कम है उनके बीच में, ठीक है। वो 3 जनवरी को, और ये कितना हो रहा है? 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो पृथ्वी की परिधि को मापने वाले सबसे पहले कौन थे? तो कौन थे? एराटोस्थनीज, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? तो जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं, वो विषुवत व्यास से कितना कम है? तो जो विषुवत व्यास है वो लगभग कितना है? ये है 12750, ठीक है ना। 12750, और भी वेरिएशन होते रहते हैं, 12756 कहीं आपको ये मिल जाएगा। और ये जो है ध्रुवीय व्यास से लगभग 42 से 43 किलोमीटर ज़्यादा है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है, 42 से 43 किलोमीटर, और ये उससे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो ये कितना है? लगभग 12,750 किलोमीटर, और जब भी ध्रुवीय पूछा है तो वो इससे 42 से 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो हम जो पृथ्वी की खुद की एक्सिस है, खुद की अक्ष है, जो अक्ष है पृथ्वी की, उस पर घूमने की गति को क्या बोला जाता है? तो घूर्णन या फिर दैनिक गति इसको बोलते हैं, जिसको रफली हम 24 आवर्स का टाइम बोल देते हैं, जो कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम है, जिसमें ये पूरा चक्कर लगाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो अपनी कक्षा में जो पृथ्वी की गति है वो कौन सी है? पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है? तो वह कौन सा है? शनि है, ठीक है, शनि यानी कि सैटर्न। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और वलय मतलब क्या? एक मोटी प्रकाश वाली कुंडली इसके चारों तरफ है। उनकी संख्या लगभग कितनी है? 7 है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन है। याद रखिएगा, टाइटन जो है उपग्रह है किसका? शनि का, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या है? एक वलय है, और ये आकाश से देखने पर थोड़ा सा येलोइश दिखता है कलर में, आप देख सकते हैं। ये है हमारा सैटर्न। तो ये जो वलय जो दिख रहा है, एक प्रकाश की मोटी सी कुंडली है। इनका जो नंबर है वो नंबर में 7 है, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। सबसे बड़ा तो गैनीमेड था जो कि बृहस्पति का था, और ये दूसरा सबसे बड़ा है, इसका नाम क्या है? टाइटन। नेक्स्ट देखते हैं, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो जूनो एक मिशन था नासा का। ये किससे संबंधित था? तो बृहस्पति से संबंधित था, ठीक है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है सूर्यमंडल का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो इसी के हैं। जो गैनीमेड है वो भी एक इसी का उपग्रह है, ठीक है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और जो जूनो मिशन है नासा का मिशन था, कब लॉन्च हुआ था? तो 5 अगस्त 2011 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये देख लीजिए आप, जुपिटर में दिखा देती हूँ आपको। ये जुपिटर है, सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा मून है इसके, ठीक है ना। जो जिनके नाम पता है वो 79 है, और काफ़ी सारे हैं और भी इसके। इसमें से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? गैनीमेड है। और ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आप गैनीमेड और यूरोपा का नाम याद रखेंगे तो भी चलेगा। और यूरोपा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, मैंने एक ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड की थी। यूरोपा एक ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन होने की संभावना है, ठीक है ना। उपग्रह बात कर रही हूँ मैं, ग्रह की बात नहीं कर रही हूँ। पृथ्वी के बाद ऐसा उपग्रह जिस पर जीवन मिलने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह क्या है? तो ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, इनके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्र हैं, मतलब कि अथवा चंद्र हैं,
हम बात कर रहे हैं कि जो बृहस्पति है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, यानी कि मून जो है सबसे ज़्यादा किसके हैं, बृहस्पति के हैं। और जो गैनीमेड है वो सबसे बड़ा है और सौरमंडल का भी, सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा जो है उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर का, और उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो कौन सा होता है, 21 जून का। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।